एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी मनोविज्ञान आप सभी बच्चों को सिलेबस के आधार पर टर्म 2 का जो भी सिलेबस उसी के आधार पर मैंने आपके लिए कुछ 19 सवाल बनाए हैं। जो 19 सवाल आपके पेपर में छपेगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने आप सभी बच्चों के लिए कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया है कि किस तरह का सवाल एग्जाम में आपको बन सकता है। तो मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जो पूरी टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से उठा के बनाया हुआ। तो ये सवाल एकदम पेपर में छपने वाला है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए, पहला सवाल पूछा जाएगा कि अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन नाम से जानते हैं। भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब आरंभ किया गया था? तो 1916 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, यहाँ पे आरंभ किया गया था। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले जो कोष होते हैं उन्हीं को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। फिर अधिक लंबे विषय में अधिगम के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो वो उसे कहलाती है, अंश विधि कहलाती है। अगला सवाल, हमारी आंखों में कितनी परत उत्पन्न होती है? तो 3 परत आंखों में पाई जाती है। अगला सवाल हमारा, समस्या पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, वो क्या कहलाता है? तो परिकल्पना वो कहलाता है। फिर व्यवहारवाद की नींव किसने डाली? तो व्हाट्सएप ने इसकी नींव डाली थी। ये हमारे 7 सवाल है। पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। ये आपको बनाना है, यहाँ से 1 से 7 तक किसी 5 का जवाब देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तो 7 सवाल है। 7 में भी आपको क्या करना है, किन्हीं 5 का जवाब देना है। एक पे आपको 3 नंबर, टोटल 5 सवाल बने, 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पहला ही सवाल आपको बोला जाएगा कि अवधान के किन्हीं 2 प्रकारों के वर्णन करें। तो देखिए, अवधान के 2 प्रकार, एक होता है ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। वैसा अवधान जिसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं की इच्छा के कारण अनेक उद्दीपनों की उपेक्षा कर उद्दीपन विशेष पर ध्यान देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक अवधान कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि वैसे अवधान जिसमें इच्छा, रुचि, प्रेरणा या धैर्य की उपेक्षा होती है, अनुचित, वो क्या कहलाता है? अनैच्छिक अवधान कहलाता है। यह अवधान उद्दीपक की तीव्रता के कारण चेतना केंद्र में आता है, जैसे पटाखा फूटना, सुंदर स्वरूप, ये इत्यादि इसके जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चिंतन की परिभाषा देखिए, उसका स्वरूप बताइए। तो देखिए, चिंतन सामान्य शब्दों में चिंतन से यहाँ तात्पर्य है कि मन में होने वाली किसी समस्या का समाधान करना है। वॉरेन ने चिंतन की परिभाषा इस विधि दी है कि चिंतन व्यक्ति के समक्ष उपस्थिति समस्या से उत्पन्न होने वाला प्रतीकात्मक स्वरूप की एक विचारात्मक क्रिया है, जिसमें समस्या के प्रभाव एवं निर्देशन के कुछ प्रश्न और मूल होते हैं और अंत समस्या का समाधान होता है। चिंतन में कुछ मानसिक क्रिया सन्निहित होती है जो प्रक्रिया या स्वरूप में माने जाते हैं, जैसे समस्या की उपस्थिति, भिन्न भिन्न विचार की उपस्थिति, प्रयत्न एवं भूल का होना, व्यक्ति की सक्रिय होना, आंतरिक संभावना होना और समस्या समाधान के लिए प्रक्रिया का अंत होना। ये इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला जाएगा कि संवेग के किन्हीं 3 आंतरिक परिवर्तन कारण बताइए। तो देखिए, 3 कारण बताने हमें या फिर वर्णन करना परिवर्तन का। तो सांस की गति में परिवर्तन, प्राणी की सांस की गति एक समान चले परंतु अवसर विशेष सामान्यतः संवेग अवस्था में प्रायः सांस की गति में वृद्धि होती है। यह गति कम या अधिक दोनों हो सकता है। सामान्य स्थिति में सांस की गति का अनुपात क्या होता है? 1:4 होता है, जबकि संवेग अवस्था में 1:2 या फिर आपका हो सक या फिर 1:11 भी हो सकता है। ठीक है। रक्तचाप में परिवर्तन, ठीक, 1:1 हो, सॉरी वहाँ पर यहाँ 1 कर लीजिएगा, ठीक है, 11 नहीं हो, 1:1। रक्तचाप में परिवर्तन, संवेग अवस्था में सामान्य रक्तचाप की उपेक्षा रक्त के चालन की वृद्धि या कमी हो जाती है। भय की स्थिति, खुशी की स्थिति में यह गति घटी बढ़ती रहती है। सामान्य रक्तचाप 80 से 120 पाया जाता है, परंतु रक्तचाप की गति में भी क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर का आपका जो रेट रहता है वो भी बढ़ता चलता रहता है। ठीक है। अगला हमारा पाचन क्रिया में परिवर्तन परिस्थिति आपका विशेष के अध्ययन में पश्चात केंद्र के उपयोग द्वारा भय, क्रोध आदि की परिस्थिति में पाचन क्रिया भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए किन किन नियमों की स्थापना की। तो देखिए, यहाँ अभ्यास नियम है। अभ्यास नियम को 2 कैटेगरी किया जाता है, एक उपयोग नियम, एक अनुपयोग। फिर प्रभाव नियम हो गया, फिर तत्परता नियम हो गया। टोटल 3 तरीके से आप लोग क्या करते हैं, इसे कैटेगराइज करते हैं 3 में। तो पहला है अभ्यास नियम, मतलब सीधा बात है कि जिस चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभ्यास नियम के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत प्राणी सही अनुक्रिया अभ्यास के कारण होता है। प्राणी किस क्रिया को कितना दोहराता है, वो कितनी उतना ही निपुणता द्वारा सीख पाता है। प्रारंभ में त्रुटियां अधिक होती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करते करते यह विषय की त्रुटियां समाप्त हो जाती है। यह नियम 2 कह सकते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है, एक उपयोग, एक अनुपयोग।
प्रभाव। तो देखिए सीधा बात है, सीखने में संतोष का प्रभाव दिखाया जाता है। जिस कार्य को करने से प्राणी को संतुष्ट में वो निरंतर दोहराता है, जिसमें कार्य करने को संतुष्ट नहीं वो उसे क्या नहीं दोहराता है। सीखने वाले व्यक्ति संतोष का प्रभाव उसके सीखने की क्रिया पर पड़ता है। जैसे हो गया बिल्ली का प्रयास करने के पश्चात दिखाया जाता है, मछली का टुकड़ा पन मिलना वो प्रभाव है जो उसे बार बार क्रिया करने प्रति और एक तत्परता। तो इस नियम के अनुसार कह सकते हैं सीखने के और सीखने वाले के संतोष के बीच में कुछ खास संबंध है। और ये हमारा 3 पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है क्योंकि 100 वर्ड से कम ही रखिएगा, ठीक है, 50 वर्ड बोला जाता है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ ऊपर चला गया 12 नंबर, अच्छे से थोड़ा सा नीचे कर लीजिए आप लोग कि चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारक को संक्षेप में क्या करना लिखना है। तो देखिए 2 भाग में से बांटा है, एक अभिप्रेरणात्मक होता है, एक सहना नकारात्मक होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या जैविक और सामाजिक आवश्यकता अलग होते हैं, इसमें भूख नहीं लगती, जबकि भोजन की हल्की गंध की हम लोग सूंघ लेते हैं। और वहीं पर सहनात्मक क्या हो जाएगा, जैसे आपके अभिरुचि होगी, अभिवृत्ति होगी आदि आते हैं, जिसमें वस्तु के प्रति अभिव्यक्ति अनुकूल होती है और वह हमारे करे खींचती है, ठीक है। फिर प्रेक्षण से क्या तात्पर्य, इसके गुण और यहाँ पे दोष का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रेक्षण का साधारण अर्थ क्या है, किसी व्यवहार या घटना को देखकर क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन प्रेक्षण कहलाता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ तथा अव्यक्तिगत होता है, इसका प्रयोग बूढ़े बच्चे सभी पर किया जा सकता है। वहीं पर दोष क्या है कि इस विधि में देखिए श्रम एवं समय का व्यय होता है, प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण गलती का डर रहता है, प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति नहीं होने के कारण निष्कर्ष प्रभावित हो सकता है। अगला सवाल देखिए हमारा क्या सृजनात्मक चिंतन क्षमता एवं कौशल को बढ़ावा में कुछ सहायक कुछ उपाय का क्या करना है, हमें वर्णन करना है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर, तो आपको टोटल 9 पॉइंट लिख दिए मैंने, 9 पॉइंट पूरा लिख दीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है भी नहीं, ठीक है। और हमारा खत्म होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स का मिलने वाला है। अब आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मार्क करिएगा ये सवाल कि दीर्घकालीन स्मृति में श्रेणीबद्ध संगठन क्या होता है, इसका मैंने आपको बता दिया है। और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, सूचना किससे संबंधित, सारी की सारी बातें देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल आपको बोला हुआ है कि विकास कार्य क्या होता है, उदाहरण देके स्पष्ट करें। तो देखिए लिखा हुआ है मानव जीवन विविधताओं के भंडार का मालिक होता है। आपको इतना बड़ा आंसर दिख रहा हो कि आप लोग याद कैसे करिए। तो देखिए याद तो आपको करना है क्योंकि 150 वर्ड से कम लिखना है आपको, और आपको 1 घंटे का 1.25 घंटे का चलिए समय मिलेगा मान लेते हैं, तो फिर भी तो आपको 1 घंटा में इतना सारा क्वेश्चन कैसे लिखिएगा। इसलिए जितना लिखाया जा रहा है, जितना जो सवाल बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको करवा भी दिया जाएगा, ठीक है। ये 16 हो गया। फिर 17 नंबर का देखिए आंसर, 17 नंबर एक छोटा सा आंसर है कि स्मृति एक रचनात्मक क्रिया होती है, इसे क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब है। तो इसका भी छोटा आंसर मैंने लिख दिया, इसे भी आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 17 नंबर का। फिर 18 नंबर संप्रत्यय क्या होता है, चिंतन प्रक्रिया में संप्रत्यय की भूमिका वर्णन करें। तो ये सवाल है आपको पूरा लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है, बड़ा जितना लिखे उतना ज़्यादा बेटर है। और लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल हमारा क्या निर्णय लेना एवं निर्णय अंतर संबंधी क्रिया होती है, व्याख्या करनी या फिर आपको समझाना है। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ये भी आएगा 5 ही नंबर में, तो इसका आंसर आप लोग देख के उतार लीजिएगा कॉपी में। और याद रखिए वीडियो क्वालिटी को हमेशा थोड़ा सा 360p में रखिएगा, 144 रखिएगा तो आपको PDF फॉर्मेट भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था पूरी हमारा क्लास 11th फिलोसॉफी मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को ना भूलिएगा, जो भी आपके दोस्त पढ़ते हैं आपके साथ साइकोलॉजी लेके उनको शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए